नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की इस क्लास में। सब्जेक्ट कोड आपको दिखाई दे ही गया होगा। सब्जेक्ट कोड आपके सामने है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यदि हम लें तो पॉलिटिकल ऑनर्स के 5th और 6th सेमेस्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा बीपीएससी 113 सब्जेक्ट कोड वाइड क्लासेस हमारे यहाँ होती हैं। बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक चिंतकों के बारे में, थोड़ा आधुनिक विचारों की बात करेंगे। आधुनिक विचारकों की बात हम यहाँ पर करेंगे, देखेंगे कौन कौन से विचारक हैं और क्या क्या विचार उन्होंने दिए हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्त, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा ये आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। लैंग्वेज थोड़ी हल्की फुल्की चेंज कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन कॉन्सेप्ट जो वो पूछेगा वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्ञानोदय अलाइनमेंट क्या होता है, फिर हम तर्क संगतता जानेंगे और आधुनिकता जानेंगे, ठीक है, इनके बीच संबंध। फिर आती है हमारी मैरी वोलेंस्ट्रोक्राफ्ट, है ना, ये एक आपकी फेमिनिस्ट फिलोसोफर रही है या फिर आप कह सकते हैं नारीवादी विचारक रही हैं। इनके नारीवादी सिद्धांत को हम जानेंगे। फिर आप रूसो की बात करेंगे, इनके राष्ट्र संघ की अवधारणा जानेंगे। महिलाओं के मुद्दों पर आप कोलंताई के बारे में भी जानेंगे। कार्ल मार्क्स के विचार जानेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल के। तो टोटल कितने आप देखिए यहाँ पर थिंकर्स हैं, 1 2 3 4 और 5 आधुनिक विचारक ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट पर विचार दिए और मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में यहां से देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, समझना और कोशिश करना चीजों को समझने की। दूसरी चीज, यदि आपको बहुत डिटेल में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के गेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कौन सा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां पर आपको दोस्त जनवरी 2025 सेशन के लिए और आप कहेंगे जून 2025 सेशन, दोनों के लिए आप क्या कहेंगे, आपको सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ भी अब मिल जाएंगी, जिसका प्राइस इस समय सिर्फ @20 पर सब्जेक्ट चल रहा है। बहुत मामूली से प्राइस पर हम आपको क्या कर रहे हैं, सोल्ड असाइनमेंट भी अब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, इन्हें परचेज कर सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट को, कहानी को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं, संबंध को जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानोदय यानी अलाइनमेंट एक बौद्धिक आंदोलन था जो 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुआ था। तो अलाइनमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बौद्धिक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो लोगों की फिरी हुई बुद्धि, कहते हैं ना बुद्धि फिर गई, लोगों की बुद्धि जो फिर चुकी थी उसको सेटल करने के लिए, उसको ठीक जगह पर स्थापित करने के लिए बौद्धिक आंदोलन चला था ये। क्योंकि उस समय लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों में, रूढ़िवादी विचारों में और आप कहेंगे धार्मिक आडंबरों में फंस चुके थे। उनको दुनिया का देखने का नजरिया क्या बन चुका था, धर्म के माध्यम से बन चुका था। इसी को ही आप कहेंगे अलाइनमेंट कहा गया, जहां पर लोगों की इस सोच को रेशनल बनाने के लिए, वैज्ञानिक बनाने के लिए, तार्किक बनाने के लिए एक आंदोलन चला। कब से कब तक, तो आप याद रखिए 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच। इसने तर्क संगतता की बात की, उन्होंने कहा जो भी सोचना है ना वो आप अंधविश्वास से, ब्लाइंड फेथ से नहीं सोच सकते, आपको सोचना है रेशनलिज्म से, तार्किक सोचना है, तर्क करना है, क्या क्यों कैसे सवाल उठाने हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर विकसित करना है। तर्क के महत्व को समझना है, इंपोर्टेंस ऑफ लॉजिक, है ना, साइंटिफिक थिंकिंग अपनी बना लेनी है। ज्ञानोदय के जो भी विचारक थे उनका कहना था कि मनुष्य अपनी बुद्धि और तर्क से ही क्या कर सकता है, समस्याओं को हल कर सकता है। मतलब समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका क्या है, लॉजिक। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, लॉजिक्स का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। मतलब अपने आप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जरूरत नहीं है आपको अपनी ही बुद्धि का और अपने ही तर्कों का सही तरीके से इस्तेमाल करना आ गया तो आपकी जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका आप हल नहीं कर सकते। और याद रखिए, जब व्यक्ति ज्ञानोदय आंदोलन से जुड़ने लगा, ज्ञानोदय मतलब ज्ञान का उदय, जब लोगों के अंदर ज्ञान का उदय होने लगा दोस्त, तो लोग तर्क संगतता की तरफ क्या होने लगे, बढ़ने लगे। लोग आप कहेंगे अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से निकलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने लगे, तर्क संगत प्रणाली को अपनाने लगे और इसी के कारण लोग मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगे। तो बेस जो था ज्ञानोदय था, ज्ञानोदय ने तर्क संगतता और इसी ने ही आधुनिकता की तरफ हमें मोड़ा। तो यह आंदोलन आधुनिकता की नींव रखता है, यह चीज आपको याद रखनी है। इसने पारंपरिक धार्मिक विश्वासों को और सामाजिक रचनाओं को चुनौती दी, यानी परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिमान, ये जो चीजें लोगों को बांध के रखती हैं, है ना, ये चीजें आगे बढ़ने से रोकती हैं, इनको इन्होंने खंडन किया और कहा कि आधुनिक बनिए, आधुनिक सोच को विकसित कीजिए। इंपोर्टेंट धर्म, रीति रिवाज, परंपरा नहीं है, बल्कि शिक्षा, विज्ञान और स्वतंत्रता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्तंभ यहां पर बन गए।
और तर्क संगतता को मानव जीवन के हर क्षेत्र में आपको लागू करना है, समाज में सुधार करना है, समाज में प्रगति करनी है। इसके लिए ज्ञान का उदय होना बहुत जरूरी है। इसे ही आप कहेंगे यूरोप में पुनरेसा, है ना, आप क्या कहते हैं, रेनेसा भी कहते हैं। यूरोप में रेनेसा का जो प्रोग्राम था जिसे आप पुनर्जागरण कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, पुनर्जागरण जो था यूरोप के अंदर, वो यही सब था। क्लियर, बताइए, वहां पर भी तो यही था। जब गैलीलियो गैलीली ने धार्मिक विचारधाराओं को समाप्त करके लोगों को आप कहेंगे किसका रास्ता दिखाया था, तो आपको याद रखना उन्होंने रेनेसा का मार्ग दिखाया था, पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया था। यहां तक बात समझ में आई नहीं? बात करते हैं मैरी की। मैरी एक प्रसिद्ध नारीवादी विचारक रही हैं। 18वीं शताब्दी में इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए और इनके लिए, महिलाओं के लिए हमेशा संघर्ष किया है। देखिए, नारीवादी विचारक वो लोग होते हैं जो नारी के भले के लिए सोचते हैं, नारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ऐसे विचारकों को आप क्या कहते हैं, नारीवादी विचारक। उनका प्रमुख योगदान था उनका ग्रंथ जिसका नाम था अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792। इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि महिलाओं को इक्वल एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी यदि मिल जाएगी, ये दो चीजें चाहिए महिलाओं को अपने विकास के लिए, तो महिलाएं भी पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति का आलोचना की। उन्होंने कहा जो गिरी हुई स्थिति इस समय समाज ने महिलाओं की बना रखी है, बिल्कुल उसके लिए वो कहती हैं कि महिलाएं मानसिक और बौद्धिक रूप से पुरुषों से इंफीरियर नहीं है, मतलब कमजोर नहीं है। मानसिक और बौद्धिक रूप से महिलाएं और पुरुष बराबर ही है। यदि उन्हें इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। सोसाइटी के थिंकिंग कि महिलाएं वीक होती हैं, पुरुष ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस थिंकिंग को वो खत्म कर सकती हैं। उनका काम नारीवाद के आधुनिक सिद्धांतों का आधार बना और महिलाओं के लिए जिन्होंने मांग की वो थी सिर्फ समान अधिकारों की। इस बात पे लगा लीजिए स्टार। इक्वल राइट्स क्या दिलाना चाहती थी ये? आप कहेंगे सर ये दिलाना चाहती थी महिलाओं को इक्वल राइट्स। मैरी के विचार, क्या आपको मैरी के विचार समझ में आए या नहीं आए? आगे चलिए, बात करते हैं रूसो की। पूरा नाम था इनका जीन जैक रूसो। पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उन्होंने कहा कि समाज में शांति और समृद्धि कैसे आएगी, जब लोगों को एक समान सामान्य इच्छा के तहत शासित होना चाहिए। मतलब समाज शांति की तरफ, समृद्धि की तरफ तब बढ़ पाएगा जब लोगों की आप कहेंगे एक समान सामान्य इच्छा हो, जिसे आप जनरल विल कहते हैं। वो कहते हैं एक देश का निर्माण, एक नेशन का निर्माण उन लोगों से होता है जिनका आप कहेंगे जनरल विल जो होती है, जिसे आप क्या कह देते हैं, जनरल, जिसे आप कई बार क्या कह देते हैं, जनरल विल, है ना। सामान्य इच्छा वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या समझे आप? मतलब ये कि अगर एक देश में रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग अपने धर्म, संस्कृति, धार्मिक विश्वासों से ऊपर नेशन को मानेंगे, तभी एक नेशन आगे बढ़ सकता है, तभी समाज में शांति समृद्धि आएगी, जब हम आप कहेंगे एक जैसी इच्छा रखेंगे। रूसो ने एक विचारधारा दी थी जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ नेशन, यानी राज्यों का संघ। आपको पता है हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें भारत को भी राज्यों का संघ कहा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। देश के बीच एक संघ होना चाहिए, देशों के बीच एक संघ होना चाहिए जहां वे एक दूसरे के साथ सहयोग करें, युद्ध की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से मतभेदों को सुलझाएं। तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत जैसे देश राज्यों का संघ है, उसी तरीके से पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड नेशन में 193 देश हैं, अगर हम इन्हीं की बात कर लें, बाकियों को छोड़ दें एक मिनट के लिए, तो इन 193 देशों में क्या होना चाहिए, गुट बन जाना चाहिए, अलायंसेस बन जाने चाहिए, जिससे क्या हो, वे आपस में सहयोग करें। देखिए दुनिया सहयोग से चलती है ना। अगर हम अपने देश के अंदर बहुत सारे समाजों की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आपकी दुनिया भी तो एक समाज ही है जहां पर ढेर सारे देश एक साथ रहते हैं, तो इनके बीच यदि सहयोग होगा तो ज़्यादा बेहतर है। और यदि कोई मतभेद हो जाए तो इसे सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक शांति वाला, बातचीत वाला, और एक युद्ध वाला। युद्ध वाले के सख्त खिलाफ थे हमारे रूसो, वो कहते थे शांतिपूर्ण तरीके से क्या होना चाहिए, आप कहेंगे मतभेदों का निपटान होना चाहिए। इसके लिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को 1945 में हमने बनाया था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुका था। उसके कंप्लीट होने के बाद यूनाइटेड नेशन की नींव ही इसलिए रखी गई थी कि दुनिया के देशों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें रोकने से सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से सुलझाना है। क्लियर दोस्त? तो देशों के बीच संघर्ष आप कैसे बातचीत से सुलझाएंगे, सहयोग से सुलझाएंगे, युद्ध इत्यादि का सहारा कोई भी देश अब नहीं लेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए आप में से कोई ऐसा जिसको अभी तक बात क्लियर ना हुई हो दोस्त, है ना। एकदम बेसिक सी बात है आपके सामने जो मैंने यहां पर आपको बताई है। आगे चलिए,
महिलाओं के मुद्दों पर आपकी कोलंताई क्या कहती है? कोलंताई यदि बात करें तो ये रसिया की रहने वाली थी, मार्क्सवादी विचारक थे, और जो भी मार्क्सवादी लोग होते हैं वो हमेशा पूंजीवाद के खिलाफ रहते हैं। तो और दूसरी तरफ से क्या थी, आप कहेंगे महिलाओं के मुद्दों की बात हो रही है तो ये फेमिनिस्ट भी थी, सीधी सी बात है। तो ये एक ऐसी नेता थी जिन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है पूंजीवादी समाज, जहां पर पूंजीपति सारी संपत्ति के मालिक होते हैं और मजदूरों के तौर पर महिलाओं से काम लिया जाता है, या फिर वो किसी मजदूर की वाइफ या फिर डॉटर के रूप में शोषण ही शोषण हर जगह उसके जीवन में भरा पड़ा है। तो मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि महिलाओं की मुक्ति के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं में जो असमानता है, जो भेदभाव है, आप सरल शब्द भी यूज कर सकते हैं, जो महिलाओं में भेदभाव है वो पूंजीवादी समाज के कारण हो रहा है, जहां पर पूंजीपति देश की सारी संपत्ति पर कब्जा करे बैठे हैं और जो लेबर क्लास है उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। वो कहती है कि महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा मिले, साम्यवाद का सिद्धांत आगे बढ़े और वुमेन्स को समान अधिकार मिले। अब ये समान अधिकार की बात तो एक व्यक्ति मैरी ने भी की थी, आप कहेंगे बिल्कुल सर। उन्होंने परिवार व्यवस्था में बदलाव की बात की। वो कहते हैं परिवार व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि पुरुषों को सारे अधिकार हैं, सारे फैसले पुरुष लेता है, महिलाओं के हाथों में कोई भी अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि परिवार की थोड़ा व्यवस्था, फैमिली सिस्टम थोड़ा सा चेंज, और जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपनी घरेलू जिम्मेदारी को निभाएं पूरी तरीके से और काम भी करें पूरी तरीके से। ये एम्पावरमेंट नहीं है। जिस तरीके से पुरुष यदि काम करता है उसे स्वतंत्रता मिलती है तो महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि हमें एक समाजवादी क्रांति करनी पड़ेगी, आप कहेंगे एक सोशल या सोशलिज्म की तरफ, सोशलिज्म रिवॉल्यूशन हमें लेकर आना पड़ेगा। इससे हमारा क्या होगा, महिलाओं का उद्धार होगा, महिलाओं का कल्याण होगा। क्लियर? हाँ, वो साथ साथ ये भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं कि पूंजीवादी समाज में यदि महिला एक श्रमिक है ना, महिला क्या है, एक श्रमिक है, तो भी उसके साथ शोषण होता है। और यदि महिला क्या है, आप कहेंगे केयर टेकर है, यानी देखभाल करता है, आप हिंदी में लिख सकते हैं वो देखभाल करता है महिला, दोनों में उसका शोषण है। वो अगर मान लीजिए किसी लेबर की वाइफ है और उसका काम है देखभाल करना, तो लेबर उसका शोषण करता है। और यदि वो श्रमिक है तो आप कहेंगे कैपिटलिस्ट पूंजीपति उसका शोषण करते हैं। तो शोषण इज एवरीवेयर। तो इसके लिए समाजवाद जरूरी है, पूंजीवाद व्यवस्था ही खराब है। डन? कितना प्यारा कॉन्सेप्ट आपका कोलंताई ने दिया। आगे चलिए, कार्ल मार्क्स की बात करें। आपको पता है कार्ल मार्क्स का श्रम मूल्य सिद्धांत इन्होंने दिया था दोस्त, और श्रम मूल्य सिद्धांत में उन्होंने ये कहा था कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य उस पर लगने वाले श्रम की मात्रा के अनुसार तय होता है। आप सभी को पता है कोई वस्तु कितने की होगी, उस पर लगने वाला जो आप कहेंगे क्या होता है, श्रम की मात्रा होती है, उस पर तय होता है। मान लीजिए किसी वस्तु को बनाने में 100 रुपए खर्च हुए, 100 रुपए खर्च हुए किसी वस्तु को बनाने में, उसमें हम 50 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं, तो इसी के बेस पर क्या होगा, आप कहेंगे 150 रुपीज उस वस्तु का मूल्य तय होगा, नहीं होगा? तो जितना खर्च हुआ है उस वस्तु को बनाने में उसके बेस पर मूल्य तय होना चाहिए। पर सीधी सी बात यहां पर वो कहना क्या चाहते हैं, इस पॉइंट से क्लियर होगी। वो ये कहना चाहते हैं कि जब पूंजीवादी व्यवस्था हो जाती है, संसाधनों का मालिक बन गया पूंजीपति, श्रमिकों से उनका श्रम ले लेता है और उन्हें क्या करता है, श्रम का पूरा मूल्य भी नहीं देता। ये बिल्कुल ऐसा सा है कि एक श्रमिक ने 100 रुपए का काम करके दिया और उसे सैलरी के तौर पर कितना दिया गया, आप कहेंगे सैलरी के तौर पर सिर्फ दिए गए 25 रुपए, 1/4 रुपए आपको क्या कहेंगे दिए गए। तो जितना वो काम करके दे रहा कम से कम उतनी सैलरी उसे दी जानी चाहिए। इससे पूंजीपतियों, है ना, जिन्हें वो क्या कहते हैं, रशिया में कहते हैं बुर्जुआ, का शेष मूल्य का लाभ, जिसे आप सुपर वैल्यू मिलता है, जो श्रमिकों के शोषण का कारण बनता है। इट मीन्स इस सुपर वैल्यू कॉन्सेप्ट को आप अधिशेष भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, श्रम अधिशेष। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए एक श्रमिक ने, वही मैं अभी समझा रहा था, 100 रुपए का काम किया, है ना, ये उसका वर्क था फॉर एग्जांपल, और उसे पे कितना किया गया, आप मान के चलिए पे किया गया उसको सिर्फ 25 रुपए, जो मैं बता रहा था, ये उसकी पेमेंट थी। अंतर आया 75 रुपये जो उसे कम दिए गए। इसे ही सुपर वैल्यू का सिद्धांत कहा है। ये सुपर वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये जितनी ज्यादा होगी, शोषण उतना ही ज्यादा हो रहा होगा। मार्क्स ने इसे शोषण कहा है और पूंजीवाद की बुनियादी समस्या भी कहा है कि पूंजीवाद बुरा नहीं है, बुरा है ये शोषण व्यवस्था। उनके अनुसार श्रमिकों का शोषण केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, मतलब केवल पैसों के लेन देन में ही उनका शोषण नहीं होता, बल्कि समाज में भी आप कहेंगे उनके साथ भेदभाव होता है क्योंकि वो गरीब रह जाते हैं, और राजनीति में भी उनके साथ भेदभाव होता है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता, या फिर वो लड़ ही नहीं पाते, इतने संसाधन उनके पास है ही नहीं। इसी वर्ग संघर्ष को, इस पे स्टार लगाइए, ये जो क्लास स्ट्रगल है दोस्त, यही मार्क्स का मूल्य सिद्धांत का सबसे बड़ा हिस्सा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको हुई होगी। एक क्लास को मिनिमम 2 बार देखा करिए, तभी आपके दिमाग में ये चीजें बैठेंगी। बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी इन 1859 में, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात की। जो मैं करना चाहता हूं, यदि मैं कर सकता हूं, ये मेरा व्यक्तिवाद है।
और साथ साथ उन्होंने कहा हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो वो करना चाहता है। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते एक शर्त थी इसके साथ एक शर्त क्या थी कि दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाना। मतलब जो आपका मन कर रहा है आप कर सकते हैं, यू कैन डू एज यू विश, लेकिन दोस्त दिक्कत यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि आप वो नहीं कर सकते जो दूसरे की विश के खिलाफ हो, जो दूसरे की स्वतंत्रता के खिलाफ हो। उन्होंने इसे हार्म प्रिंसिपल कहा, हिंदी में हानि सिद्धांत कहते हैं दोस्त, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो दूसरे की आप कहेंगे स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचा सकता। दैट इज आपका हार्म प्रिंसिपल। मिल ने यह भी तर्क दिया कि व्यक्ति को मिलनी चाहिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वायत्ता, यानी जो मैं करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं, दैट इज माई पर्सनल ऑटोनॉमी, और यही मेरी आप कहेंगे इंडिविजुअल फ्रीडम भी है। साथ साथ वो कहते हैं किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज को विभिन्न विचारों और व्यक्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। दखलंदाजी का सेंस यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि सरकार इस बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करे, बस व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है कि वो आज़ाद है तो दूसरा भी आज़ाद है, दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा उसे करनी है। उनका व्यक्तिवाद कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करनी जानी चाहिए, और रक्षा करेगा कौन? सरकार करेगी। सरकार का कार्य केवल प्रोटेक्ट करना है राइट्स को, सरकार का कार्य उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्रता उसको देना है कि जिसमें वो अपनी मनमानी कर सके, लेकिन मनमानी कहाँ तक? जहाँ तक दूसरे का नुकसान ना हो रहा हो। चलिए दोस्त, तो उम्मीद है ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। गेस्ट पेपर ले लीजिए, असाइनमेंट ले लीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। पूरा जो बैच है आपको एजुचक्र एप्लीकेशन पर मिलेगा। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद।